भारी भरकम शरीर जर्जरा अवस्था में पहुंच गया था। जबान तालू से चिपकती गई और एक दिन देखते ही देखते उनके प्राण पखेरु उड़ गए। राजीव अकेले रह गए थे इस दुनिया में। वह कंधा जिस पर सिर रखकर वे अपना मन हल्का कर लेते थे, वह भी छिन गया था। 13 दिन रहकर राजीव वापस लौट आए थे। माँ की तरह आशा जी भी उन्हें भरपूर स्नेह देती थी। उनके साथ बैठकर सुख दुख बांट लेते थे। नीलम ने तो 13 दिन तक सफ़ेद कपड़े पहन के 2-4 आंसू के बूंद बहाए और फिर लौट गई अपनी दिनचर्या में। बाहरी चकाचौंध के सामने उसकी नज़रों में पति का दुख काफ़ी छोटा था। एक दिन एकाकी राजीव छत पर अकेले बैठे चांदनी निहार रहे थे। माँ को याद करके कभी हंसते कभी रो पड़ते। आशा जी उन्हें ढूंढते हुए छत पर पहुंच गई थी। राजीव के मौन को तोड़ने के उद्देश्य से उन्होंने पूछा, नीलम कहाँ गई? मुझे नहीं पता, बताकर या पूछकर भी नहीं जाती, उन्होंने साधिकार प्रश्न किया था। नहीं, उन्होंने आशा जी का प्रश्न सुनकर छोटा सा उत्तर दिया था। तू क्यों नहीं साथ जाता? मैं? राजीव फीकी हंसी हंस दिए थे। मैं कैसे चला जाऊं? वह हर जगह अकेले ही जाना पसंद करती है। अकेले? आशा जी ने चौंक कर कहा था। नोएडा साइबर सिटी में मेरी बेटी रम्या का ऑफिस है। दामाद भी वहीं बैठते हैं। दोनों ने हर दिन कार में एक पुरुष के साथ उसे आते जाते देखा है। जहन में चुभता सोच का टुकड़ा अंतर्मन के सागर में फेंक कर राजीव निष्प्रत्न बोले, आशा जी मुझे सब पता है। बड़ों की सामाजिक मर्यादा और अपनी इकलौती बेटी की खातिर ही सब बर्दाश्त कर रहा हूँ। लोगों को ज़रा सी भी भनक पड़ गई कि लड़की की माँ बदचलन है तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। कौन है यह आदमी? सुजीत, नीलम का पुराना प्रेमी। फिर तो प्याज के छिलकों की तरह राजीव के अवसाद की एक एक तह खुलती गई। उनका दुख उस सड़क की भांति था जो कहीं नहीं पहुंचती, बस भूल भुलैया की तरह उलझाए रखती है। सबके सामने उसे अपना बड़ा भाई बताती है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चलता है। बुटीक जाने का तो एक बहाना है। दरअसल वह सुजीत की बिखरी गृहस्थी संभालने जाती है। लेकिन सुजीत तो लंदन में था। आशा जी राजीव की जिंदगी से जुड़ी किसी भी बात से अनजान नहीं थी। नीलम के रंग ढंग भी तो ऐसे ही थे। इस परिवार की घनिष्ठ थी, वे शुभचिंतक भी थी। सुजीत का अपनी पत्नी से डिवोर्स हो गया था। दरअसल उसकी पत्नी को नीलम और सुजीत के प्रेम संबंधों के बारे में पता चल गया था। सुजीत ने लाख झुठलाया, पत्नी को समझाया, लेकिन नीलम और सुजीत के बीच नियमित रूप से चल रहे फ़ोन कॉल और मैसेज इस बात का साक्ष्य थे कि दोनों के बीच अब भी कोई गहरा संबंध है। ये बातें तुम्हें किसने बताई? स्वयं नीलम ने। पत्नी से डिवोर्स हो जाने के बाद सुजीत दिन रात शराब पीता है, लीवर में सूजन आ गई है। उसे लेकर नीलम हॉस्पिटल के चक्कर काटती रहती है। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, यही दिनचर्या रह गई है उसकी। कुछ कहता हूँ तो कहती है, तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए तुम मेरा दर्द नहीं समझ पा रहे हो। राजीव, वह तो ठीक है, मगर कुछ तो तुम्हें भी करना होगा। घुलने से अच्छा है उसे घुलाओ। सुजीत और नीलम के बीच दीवारें खड़ी करो। अपने जायज़ अधिकार के लिए लड़ो तो। आशा जी का सब्र जवाब देता जा रहा था। मगर कैसे? नीलम से कहता हूँ तो कहती है, तुम मुझे मरा हुआ क्यों नहीं समझते? दिल बेचैनियों से सराबोर हो जाता है। जायज़ हक पाने के लिए मुझे नीलम से दूर रहना पड़ेगा, जिसका असर मेरी बेटी पर पड़ेगा। बस इसलिए मजबूर होकर सह रहा हूँ। बेटी के शादी के बाद ही कुछ करूँगा। फिलहाल तो इस घुटन भरे माहौल में रहकर खुद को मजबूत बनाना है। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा। पलक डॉक्टर बन गई। अपने कॉलेज जीवन में उसने जीवन साथी भी चुन लिया, डॉक्टर आदित्य। पिताजी ने सुना तो अपनी नादिरशाही फरमान जारी कर दिया था। हम ठाकुर हैं और ब्राह्मण, ना विचार मिलेंगे ना रीति रिवाज। यह आपने कैसे कह दिया? एक बार मिल तो लीजिए आदित्य से। मुझे पूरा विश्वास है वह आदर्श दामाद और अच्छा पति साबित होगा। पलक ने दादाजी के स्वर से 1 डिग्री ऊंचे स्वर में बात की तो दादाजी चुप हो गए थे। राजीव हैरान रह गए थे बेटी के दृढ़ स्वर को सुनकर। सोच रहे थे कितना अंतर आ गया है समय में। वर्ग, धन संपदा, जाति पाति जैसी बातों की उछाड़ पछाड़ ना करके
युवक युवतियों का स्वयं जीवन साथी पसंद करना, माता पिता के दिल में आए उदार परिवर्तन, ये सब 25 साल पहले क्यों नहीं थे? विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थी। शॉपिंग, कैटरिंग, फार्म हाउस की बुकिंग, जेवरातों की खरीद फरोख्त, इन सब में कैसे वक्त बीत जाता पता ही नहीं चलता था। शगुनों के समय औरतें सुहाग गा रही थी, बंधनवार सजे हुए थे, व्यंजनों की खुशबू से पूरा आंगन महक रहा था। 8 बजे वर पक्ष के लोग पहुंचने वाले थे। नीलम कहाँ है? आशा जी ने राजीव से पूछा था। यहीं कहीं होगी, दिखाई तो नहीं दे रही है। आशा जी ने बार बार अपना सवाल दोहराया तो राजीव के आक्रोश का लावा राख में दबी चिंगारी की तरह धधक उठा था। आप तो जानती हैं उसका होना ना होना बराबर है। आज भी सुबह से ही सुजीत के घर पर है। आज भी? सुजीत की हालत गंभीर है। उसका कैंसर आखिरी स्टेज पर है। शाम तक तो आ जाएगी। कहीं राजीव की तपस्या अकारत तो नहीं चली जाएगी? यही सोचकर बार बार वे राजीव से पूछ रही थी, पर राजीव ने कोई जवाब नहीं दिया था। ठीक 8 बजे वर पक्ष के लोग आ गए थे। आमने सामने सोफे पर बैठे दोनों समधियों ने फूलों का गुलदस्ता आपस में बदलकर पलक और आदित्य के संबंध को मान्य ठहराते हुए और भी मजबूत बना दिया था। फूलों से सजे झूले पर पलक और आदित्य ने हीरो से दमकती अंगूठी एक दूसरे की उंगली में पहनाई तो राजीव ने आशीष वचनों से बेटी दामाद की झोली भर दी थी। तभी नाभि दर्शना साड़ी, कटे हुए बाल, गहरे कटावदार गले का ब्लाउज पहने इधर उधर डोलती नीलम ना जाने कहाँ से प्रकट हुई। राजीव ने एक उड़ती हुई सी निगाह उस पर डाली, फिर मेहमानों की आवभगत में जुट गए। नीलम जैसे ही शगुन के किसी सामान को हाथ लगाती, राजीव के दांत भीग जाते, फिर अभ्यागतों का ध्यान करके उस सामान को आगे सरका देते। रात के 11 बजे तक गाना बजाना चलता रहा। पलक और आदित्य की खूबसूरत जोड़ी देख सभी खुश थे। इस समय नीलम के बर्ताव में एक आदर्श पत्नी और गौरवशाली माँ का बोध था। राजीव सबके सामने तो नीलम के साथ सहजता से पेश आ रहे थे, पर भीड़ छाटते ही उससे दूर छिटक जाते थे, जैसे दोनों के बीच कोई रिश्ता ही ना हो। देखने वाले चाहे उनकी तटस्थता का मूल कारण समझ नहीं रहे थे, क्योंकि जिंदगी के उन कड़वे वर्षों के विषय में उन्हें जानकारी ही कहाँ थी जो उन्होंने नीलम के साथ बिताए थे। स्वयं राजीव ने ही तो अपने मरुस्थल नुमा जीवन पर पर्दा डाला हुआ था। पलक और आदित्य परिणय सूत्र में बंध गए। पलक की विदाई के बाद राजीव को अकेलापन बुरी तरह कचोटने लगा था, जैसे कुछ भी नहीं रह गया था करने के लिए। स्थानीय ससुराल होने के कारण बेटी दामाद अक्सर आते रहते थे। समधी भी सज्जन थे, उनका ध्यान रखते थे, पर दूसरों के आश्रित तो जीवन नहीं कटता। राजीव की दिनचर्या अब गरीबों, दीन दुखियों और बेसहारा लोगों की सेवा शुश्रूषा में बीतने लगी। शुरू से ही उन्हें गरीबों की सेवा करने का मन था, अब और भी लगने लगा। एक दिन उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी और फ्लैट बेचकर वहीं ग्रेटर नोएडा में एक प्लॉट खरीदा और एक आश्रम के निर्माण कार्य में जुट गए। नीलम भी अब उनका हाथ बटाने के लिए हर समय तत्पर रहती थी। वह जितना उनसे और बेटी दामाद से जुड़ने का प्रयत्न करती, सब उससे दूर छिटक जाते। अपनी अवहेलना नीलम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शुरू से ही अभिमान की भावना उसमें कूट कूट कर भरी थी। एक दिन हिम्मत बटोरकर राजीव से बोली, राजीव मुझे माफ़ कर दो, थोड़ा सा सहारा दे दो, तुम्हारे आश्रम में मेरा भी योगदान रहेगा। नीलम लगभग गिड़गिड़ा रही थी। नीलम, मैं खुद असहाय हूँ, फिर किसी का सहारा कैसे बन सकता हूँ? सारी उम्र इसी आस में जीता रहा कि कभी तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का बोध होगा। फिर पलक की खातिर जीता रहा, तुम्हें तो उसकी भी परवाह नहीं थी, लेकिन मैं उसे राह दिखाता रहा। मैंने 25 साल का कारावास झेला है, अब मैं अपने जिम्मेदारी से मुक्त हो पाया हूँ, इसलिए बिना किसी व्यवधान के खुली हवा में सांस लेना चाहता हूँ। राजीव ने दुखी स्वर में कहा। राजीव, मेरी आंखों के गर्दो गुबार ही उड़ रहा है। इस बुढ़ापे के प्रभात में तुम्हें छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं है। उसके स्वर में अनुनय का पुट था। नीलम के विषय में राजीव को जानकारी मिलती रही थी। सुजीत की मृत्यु हो गई थी, उसका जो कुछ रुपया पैसा था उसके भाई भतीजे ले गए थे। नीलम के पास अब कुछ नहीं था, वो पाई पाई के लिए मुहताज हो गई थी। राजीव, तुम मेरे अंधेरे जीवन की चांदनी हो, एक ऐसी चांदनी जो सिंकचों में कैद रही। अब तुम मेरे जीवन को अपनी चांदनी में नहलाकर मेरे गुनाह माफ़ कर दो।
नीलम अब भी राजीव के चरण पकड़े हुई थी। नीलम संध्या के धूमिल प्रहर में कोई सवेरे का वरदान मांगे तो यह उसकी भूल है। मुझे बहकाना बंद करो। आज भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत ने मजबूर किया है, वरना क्या 25 सालों के साथ ने तुम्हें मुझसे न जोड़ा होता। तुम मुझे समझ नहीं सकी, पर मैं तुम्हें समझ चुका हूँ। अपने प्यार, विश्वास और रिश्ते के कारण तुम्हें बदलने का प्रयास करता रहा, पर अब नहीं। तभी पलक और आदित्य कमरे में आए थे। शाम का समय था। मरीजों के लिए तय था। एक प्यार भरी दृष्टि पलक पर उकेर कर नीलम ने कहा, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे इतनी प्यारी बेटी मिली। शैलाब के क्षणों में जैसे समूची धरती उलट पलट जाती है, वैसे ही पलक के अंतस में भयावह हाहाकार जाग उठा था। बिना एक क्षण गवाए ही वह तपाक से बोली, मैं जो कुछ भी हूँ अपने पापा की बदौलत हूँ। उनका त्याग मैं कभी नहीं भूल सकती। और मैं तुम्हारी माँ हूँ पलक। मैंने तुम्हें जन्म दिया है बेटी। जन्म देने से ही माँ का दायित्व संपूर्ण नहीं हो जाता। पलक के चेहरे पर घृणा के भाव मुखरित हो उठे थे। तुम तो सारी उम्र मामा के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाती रही। मैं जानती हूँ वो तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा प्रेमी था। सुजीत, पापा ने चाहे मेरा इस सच से परिचय नहीं करवाया, पर मैं उससे मिल चुकी हूँ। वार्ड नंबर 6 कैंसर की बीमारी से ग्रस्त ऐसे मरीज उस वार्ड में थे जिनके ऊपर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी दवाएं सभी हार जाती है। राउंड लेते समय मैंने मेट्रो अस्पताल में कई बार तुम्हें उसका माथा दबाते, उसकी पेशानी पर उभर आए श्वेत बिंदुओं को नरम तौलिए से पोंछते देखा है। उसकी बेचैनी के साथ तुम्हें बेचैन होते देखा है। उसकी घबराहट देख तुम्हें घबराते देखा है। तुम मेरी माँ कभी नहीं हो सकती। राजीव, सूनी आंखों से उसने राजीव को एक बार फिर से पुकारा। राजीव ने पहले कही बात फिर दोहरा दी थी। अपने प्रति अपने परिवारजनों की बेरुखी देखकर नीलम कुंठाग्रस्त हो गई। बात बात पर चीखती चिल्लाती, लड़ती झगड़ती। कोई समझाने के लिए आगे बढ़ता तो आक्रामक होकर उसे नुकसान पहुंचाने के लिए खड़ी हो उठती। राजीव ने उसे मनोचिकित्सक को दिखाया और उनके कहने पर उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। जीवन में सुख दुख सब एक साथ चलते हैं। कुछ लोग अपने दुख, गुस्सा या उदासी को मिटाने का प्रयत्न करके विक्षिप्तावस्था से खुद को उबार लेते हैं, लेकिन यदि जीने की लालसा ही खत्म हो जाए तो यही कुंठा और उदासी व्यक्ति के स्वास्थ्य को पूरी तरह तहस नहस कर डालती है। और यही नीलम के साथ हुआ था। राजीव ने पूरे आश्रम की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद बेटी दामाद भी नियमित रूप से आश्रम आते थे। राजीव का कद बढ़ता जा रहा था। लोग उन्हें मान सम्मान देते। राजीव के आश्रम बैकुंठ धाम को कई पुरस्कार मिले। मीडिया में उनकी प्रशंसा के कसीदे पढ़े गए, इंटरव्यू लिए गए। नीलम यह सब देखती सुनती तो और उदास हो जाती। न खाती न पीती, अपनी बाहों में सिर छिपाकर अंधेरे में गुमसुम सी बैठ जाती। राजीव को यह सब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उन्होंने यह सब प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं, मन को शांति और संतुष्टि प्रदान करने के लिए की थी। लेकिन उनकी प्रसिद्धि और ख्याति दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही थी। नीलम की दशा दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने उसे इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिक शॉक के समय जब राजीव उसके बंधे हाथ देखते तो परेशान हो उठते। एक दिन जब वे नीलम से मिलने गए तो वह कमरे के एक कोने में सिमटी सिकुड़ी बैठी थी। उसे दूसरे मरीजों के साथ नहीं रखा जाता था, क्योंकि वह कभी भी दूसरे मरीजों को आघात पहुंचा सकती थी। डॉक्टर ने राजीव को भी नीलम से मिलने के लिए मना करते थे, लेकिन राजीव नहीं मानते थे। वैसे भी नीलम उन पर जल्दी अपना आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित नहीं करती थी। उस दिन जब वे उसके पास गए तो नीलम बाहों में अपना मुंह छिपाकर बैठी थी। उन्हें देखकर वह जोर जोर से रोने लगी। मुझे मेरा घर चाहिए, मेरा घर चाहिए, मेरी बेटी चाहिए। फिर रोते सिसकते धीमे स्वर में बोली, मुझे माफ़ कर दो राजीव। कितना अजीब है इंसान का स्वभाव। जो कुछ सरलता से प्राप्त हो जाता है, पाने वालों की नज़र में उसकी कदर नहीं होती, और जो कुछ नहीं मिलता वही उसे अनमोल लगता है। वह उसी के तलाश में हर समय भटकता है। अपने असंतोष और तृष्णा की वजह से जीवन के ऐसे मोड़ पर जा खड़ा होता है जहाँ वह खुद अपनी नज़रों का सामना करने लायक नहीं रह जाता। राजीव कुछ देर वहीं बैठे रहे, फिर उठकर चले आए। आज 4 दिन बाद मेंटल हॉस्पिटल से डॉक्टर मेहता द्वारा यह खबर आई कि
नीलम को भयानक दौरा पड़ा है और उसी में वह खिड़की से गिर गई। लोग चाहे कुछ भी कहे, मगर राजीव समझ गए थे ये हादसा नहीं था। नीलम ने जानबूझकर अपनी जान दी थी। सुबह के 4 बज चुके थे। राजीव नहा धोकर दैनिक क्रियाकलाप से फारिग हुए और गैराज से कार निकाली। पूरे शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। सोच रहे थे, गणित नहीं है जिंदगी जिसके हर सूत्र का एक स्पष्ट एवं सिद्ध उत्तर हो। जिंदगी के अपने उसूल होते हैं, अपने कायदे होते हैं। शादी के बंधन में बंधने के बाद नीलम ने अतीत से निकलकर वर्तमान को अपनाया होता तो शायद उसका ऐसा दयनीय अंत ना हुआ होता। अतीत तो सबका होता है, अच्छा बुरा, उन्होंने भी तो अपने अतीत को भुलाया था। नीलम क्यों नहीं भुला पाई इन्हें? विचारों में उलझे हुए उन्होंने गाड़ी की तेज गति कर दी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।